सचमुच चीन से कमजोर हैं? या दोबारा युद्ध हुआ तो चीन हमें हरा देगा? युद्ध में विजय जो होती है वो केवल शस्त्रों की नहीं होती है, योद्धाओं की होती है। लद्दाख में हो, सिक्किम में हो या अरुणाचल में हो, भारतीय फौज सक्षम है। क्या इतिहास का बोझ इतना अधिक है कि वो भविष्य पर भारी है? देश लड़ाई करेगा या नहीं करेगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। सेनाएं तो उसको अंजाम देती है। हमने 20 जवान खोए हैं, एक ऑफिसर 20 जवान खोए हैं, लेकिन देखिए वो लड़े भी टाइगर्स की तरह हैं, शेरों की तरह, और 43 कैजुअलिटीज की हैं चीन के अंदर। अब ये कोई ना समझे, ना चाइना, ना इंडिया, ना दुनिया समझे कि ये अब 1962 जैसी हालत हो सकती है। 1962 की लड़ाई को समझना जरूरी है। वहाँ भारत को चीन ने धोखा दिया था। ये सवाल पिछले 5.5 दशक से हर हिंदुस्तानी के दिल में चुभ रहा है। पर इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो अब तक आपकी आंखों से ओझल है, एक ऐसा पन्ना है जिस पर इन सभी सवालों के जवाब दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपके लिए इतिहास का एक ऐसा पन्ना निकाल कर लाए हैं जिसके बारे में चीन आपको जानने नहीं देना चाहता, और किसी कारणवश भारत के इतिहास में वो पन्ना दर्ज नहीं किया गया। ये भारत की गौरवशाली जीत का पन्ना है। 1962 के ठीक 5 साल बाद की कहानी। ये कहानी है 1967 में लड़ी गई 2 लड़ाइयों की। वो लड़ाई जिसमें चीन का अहंकार चकनाचूर हो गया, वो लड़ाई जिसमें भारत ने चीन को उसकी हैसियत दिखा दी, वो लड़ाई जिसने ये बता दिया था कि 1962 अगर सच था तो सच को बदलने का दम रखती है भारतीय सेना। 1962 अगर हार थी तो उसे जीत में बदलने का हौसला रखती है भारतीय सेना। 1962 अगर शर्मिंदगी थी तो उसे इज्जत में बदलने की हिम्मत रखती है भारतीय सेना। ये कहानी है भारत की जीत की, चीन की हार की। ये कहानी है 1967 में लड़ी गई 2 भीषण लड़ाइयों की, जब 4 दिन में 400 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो एक ही दिन में चीनियों को 3 किलोमीटर उनकी सीमा के भीतर धकेल दिया गया। चीन का चरित्र हमेशा से वैसा ही रहा है। आज हम लद्दाख में बैठकर आपको पूर्वोत्तर की कहानी जरूर सुना रहे हैं, लेकिन आप भी देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ने की वो कोशिश करते हैं, जैसा आज लद्दाख में हो रहा है। किस तरीके से वो विश्वासघात करते हैं, जैसा कि लद्दाख में हो रहा है। लगभग उसी तरीके से लद्दाख में उनकी सेना पीछे हटती है, लेकिन चीन को दरअसल बहुत कड़ी सजा देने की आवश्यकता होती है, जैसा कि 1967 में किया गया था, जैसा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य का वहां पर पूरा प्रदर्शन किया था। लद्दाख में भी वैसा ही कुछ चल रहा है। आज अगर हम 1967 की कहानी यहां से बैठकर सुना रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि चीन भूले ना उसके साथ क्या किया गया था। चीन का अहंकार ऐतिहासिक है। वो जैसा आज दिखता है वैसा ही 1967 में भी था। अपनी सीमा का विस्तार करते हुए वो सिक्किम की सीमा में आ घुसा और ट्रेंच यानी युद्ध के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। उस दौर में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, पर भारत के संरक्षण में था, यानी सिक्किम की हिफाजत भारतीय सेना की जिम्मेदारी थी। चीन बार बार हमें 62 की याद दिलाता था कि हम आपको सबक सिखाएंगे, आप नथुला खाली करो, जेलपला को खाली करो। उन्नीस के युद्ध के बाद चीन नहीं बदला, लेकिन भारत जरूर सतर्क हो गया था। इसीलिए इंच इंच सरक कर जमीन अपने नाम कर लेने की चीनी फितरत को देखते हुए अहम इलाकों में मजबूती से पांव जमा दिए। ऐसी ही एक जगह थी नाथुला। नाथुला समुद्र तल से
14,200 फीट की ऊंचाई पर है। आज भी ये इकलौता इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से मुश्किल से 30 कदम की दूरी पर तैनात रहती हैं। चीन के पास उत्तरी इलाके का कब्जा है और भारत दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण रखता है। यहां सबसे अधिक ऊंचाई के 2 इलाकों सेबुला और कैमल्स बैक पर भारतीय सेना का नियंत्रण था। यहां से चीन के अधिकार वाले समूचे इलाके पर नजर रखना बेहद आसान था। भारतीय सेना ने इन दोनों ही ऊंचाइयों पर तोपखाने तैनात कर दिए थे। यह फैसला आगे चलकर गेम चेंजर बनने वाला था। भारत और चीन की सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा की तरह नहीं है। न तो यहाँ पर कोई सैन्य निर्माण है, न ही कोई कांटेदार तार है जिससे पता चले कि कौन से देश की सीमा कहां से शुरू हो रही है। ये जो सीमा होती है ये दोनों देशों के समझ में दर्ज होती है। दिक्कत की बात यह होती है कि चीन कई बार इसका गलत फायदा उठाता है। नाथुला दर्रे पर भारत और चीन की फौजें एक दूसरे के बेहद करीब पेट्रोलिंग किया करती थी। यही कारण था कि दोनों फौजों में टकराव आम था। मुश्किल यह थी कि चीन की ओर से केवल एक व्यक्ति था जिसे टूटी फूटी ही सही अंग्रेजी आती थी। वो एक सरकारी नुमाइंदा था। हर रोज बहस के बाद हल्की फुल्की धक्का मुक्की हो जाया करती थी। पर 6 सितंबर की सुबह ऐसी ही धक्का मुक्की में चीन का सरकारी नुमाइंदा गिर गया और उसका चश्मा टूट गया। थोड़ा बहुत जो अभी आजकल आपने देखा पंगांगसो में कई बार डोकालाम प्लाटो में वो धक्कम धुक्का हो जाती है, उसी तरह वहाँ पे भी धक्कम धुक्का हुई। जब धक्कम धुक्का हुई तो उनके जो पॉलिटिकल कमिश्नर थे वो गिर गए, उनका चश्मा गिर गया, तो उनको लगा, तो फिर ये जो कार्रवाई वो पीछे चले गए। रोज रोज के टकराव से बचने के लिए भारतीय सेना ने नाथुला और सेबुला के दरमियान सीमा पर एक तार लगाने का निर्णय किया। तारीख निर्धारित की गई 11 सितंबर 1967। वहां पर उन्होंने कहा कि सीमा में तार मत लगाओ। भारत कटीले तार इसलिए लगा रहा था कि दोनों के गश्ती दल पेट्रोल्स जाते हैं, कहीं उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा न हो जाए। तार लगाने का काम भारतीय सेना के इंजीनियर्स को सौंपा गया और उनकी रक्षा के लिए तैनात किए गए 18वीं राजपूत के योद्धा। सेबुला और कैमल्स बैक पर तोपों के साथ सेकंड ग्रेनेडियर्स तैनात थे। ये काम लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह की देखरेख में चल रहा था। शेरू थपलियाल उस दौरान उसी पलटन के एक युवा ऑफिसर थे और वहीं तैनात थे। तार लगाने से जैसे ये काम शुरू हुआ, उनका जो चाइनीज़ का एक पॉलिटिकल कमिश्नर बोलते हैं उसको, उसके टोपी पे यहाँ एक लाल वो लगा होता है, निशान लगा होता है, उससे पता लगता है कि ये जो है कमांडर है। तो मैं तो दूर था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, पर दिखाई दे रहा था। मुश्किल से कुछ मिनट ही बीते थे कि चीनी सेना की एक टुकड़ी वहां आ गई। भारतीय जवान सीमा के लगभग 500 मीटर भीतर ही थे। फिर भी चीन बौखला गया। उसने तार लगाने पर आपत्ति जता दी और चीख चिल्लाकर सैनिकों को वहां से हट जाने की धमकी दी। बहसबाजी और धक्का मुक्की में फिर सरकारी नुमाइंदा ही कमजोर पड़ा। वो आग बबूला हो गया और चीनी सैनिकों को साथ लेकर बंकर की ओर लौट गया। भारतीय सैनिक अपने काम की ओर लौट गए, पर चालाक चीन के दिमाग में षड्यंत्र पकना शुरू हो चुका था। उनकी इच्छा ये थी कि युद्ध ठन जाए और तब उन्होंने वहाँ से अपने अधिक लोगों को बुलाया, मशीन गन से फायर करने लगे। उनके लौटे कुछ ही समय हुआ था कि अचानक चीनी बंकरों से एक खौफनाक सीटी की आवाज सुनाई दी और बगैर चेतावनी ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। नाथुला दर्रे का जो इलाका है वो बिल्कुल सपाट है, यानी कोई भी ऐसी प्राकृतिक ढाल या कवच नहीं है जिसकी आड़ लेकर आप आक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय सैनिकों को वैसी जगह पर लड़ना पड़ रहा था। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा मुकाबला भला कितनी देर चल सकता है। दर्रे के उत्तरी छोर से मीडियम मशीन गन की बंदूकें बरसती रही। कमांडिंग अफसर राय सिंह भी गोलियों की जद में आ गए। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो मुकाबले में डटे रहे। 2 युवा अफसर कैप्टन डागर और मेजर हरभजन सिंह तो छोटी टुकड़ियों के साथ उस खुले मैदान में चीनियों की पोजीशंस की ओर लपके, पर बिलों में छिपकर गोलियां बरसाते दुश्मन से खुले में खड़े शेर
कब तक मुकाबला कर सकते थे? उसमें क्या हुआ, ये जो फील्ड कंपनी थी जो बाप द्वार लगा रही थी, ये जो ग्रेनेडियर्स की कंपनी थी जो कार्रवाई कर रही थी, उनको कवर दे रही थी, ये बेचारे मारे गए। कर्नल राय के वो फिर ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनके भी पेट में आके गोली लगी थी। तो सब ने बहादुरी का काम किया था। कर्नल साहब को महावीर चक्र मिला था। पहले 10 मिनट के भीतर ही 70 भारतीय वीर शहीद हो गए और बाकी गोलियों से छलनी पड़े थे। शरीर में जान रहने तक हर योद्धा ने पलटवार किया, पर दुश्मन बंकरों में छिपकर हमला कर रहा था और हिंदुस्तानी शेर खुले मैदान में खड़े थे। हमारे जो आदमी थे वहाँ पे कोई कवर नहीं था, पूरा फ्लैट एरिया है। तो पहले 10-12 मिनट के अंदर बहुत कैजुअल्टी हो गई। 70 आदमी तो मारे गए और बाकी घायल हो गए। पर यह लड़ाई का अंत नहीं था। 5 साल में ही हिंदुस्तान की सूरत बदल चुकी थी। उसने 65 के युद्ध में पाकिस्तान को पटखनी दी थी। राजनीतिक नेतृत्व बदल चुका था और सबसे बढ़कर भारत का सैन्य नेतृत्व अलग था। पूर्वी मोर्चे पर सेना की वो तिकड़ी कमान संभाले हुए थी जो आगे चलकर 71 के युद्ध में पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाली थी। सकत सिंह थे जो डिविजनल कमांडर थे और जगजीत सिंह अरोरा को कमांडर थे और मानेक शाह आर्मी कमांडर थे। जो इन्होंने सोच लिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम नथुला खाली कर दें। फैसले मजबूत लिए जाते थे और तेजी से लिए जाते थे। मोर्चे पर तैनात कमांडर्स को निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी, पर 62 की जीत के नशे में चूर चीन ने भारतीय सेना को कम करके आंक लिया था। वही गलती जो आज वो फिर कर रहा है। नाथुला के मैदान पर बरसती गोलियां थीं, अंतिम खतरे तक लड़ते वीर थे, पर नाथुला को घेरे हुए 2 चोटियों पर तैनात भारतीय बंदूकें भी थीं, जिससे चीन बेखबर था। सेबुला और कैमल्स बैक की ऊंचाई से चीनी पोजीशन साफ साफ नजर आ रहे थे, यानी वो जगह जहां से चीनी अभी तक गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय सैनिकों ने शुरुआती राउंड से ही चीनी बंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई कि चीन को समझ ही नहीं आया ये उनके साथ क्या हो रहा है। निशाना इतना अचूक था कि चीनियों की आंखों के सामने विध्वंस का नाच होने लगा। चीन के खुद के आकलन के अनुसार 400 चीनी सैनिक पहले हमले में ही ढेर हो गए। पर चीन की अकड़ इतने से कहां टूटने वाली है। वो तो जैसे आज धमकियां देता है वैसे तब भी देता था। लड़ाई के तीसरे दिन 14 सितंबर को उसने हवाई हमले की धमकी दे डाली। चीन के आज के बनिस्बत जो उनके पास हवाई जहाज हैं, उस वक्त के जो हवाई जहाज थे उनमें काबिलियत नहीं थी। हमारे पास काबिलियत थी, अगर हम चाहते तो हम कर सकते थे, पर क्योंकि वो हम ये कहेंगे कि नॉर्मल लिमिटेड था, सिर्फ नथुला के कन्फाइंड ही लड़ाई हो रही थी, इसलिए और आर्टिलरी से हमारा तो मकसद पूरा हो गया था। वो इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं रखता था, चाहे वो धमकी दे कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो काबिलियत नहीं थी। भारत न डरा न रुका। 3 दिन और 3 रात तक निरंतर गोलीबारी चलती रही, तब तक जब तक एक एक चीनी बंकर ध्वस्त नहीं हो गया। न तो चीन पलटवार कर पाया, न ही उसका कोई हवाई जहाज इलाके में दाखिल हो पाया। उसकी इज्जत और मोर्चे पर मौजूद सेना दोनों मिट्टी में मिल चुके थे। 2 ग्रेनेडियर ने और जीओसी जनरल सकत सिंह ने बहुत बहादुरी से, बहुत सख्ती से चीन का मुकाबला किया और उनके जो डिज़ाइन थे अटैक करके भारत की सेना पर कब्जा करने का, उसको बीट बैक किया। सकुचाते हुए ही सही, चीन ने अपना सबक सीख लिया, लेकिन वो न आज साजिश रचने से बाज आता है, न उस दौरान आता था। भारत ने जैसे ही गोलाबारी धीमी की, वो भारतीय शहीदों के शव खींच खींच कर अपने इलाके में ले गया ताकि दुनिया को कोई दूसरी कहानी सुना सके। वो शव खींच के इसलिए ले गए उस समय, एक तो उनको अपने देश को बताना है कि भारतीय हमारी सीमा में आए थे और तभी हमको शव मिले,
अन्यथा शव आप लेके क्यों जाएंगे? पहली बात कि लोगों को बताने के लिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बताने के लिए भारतीय सेना चीन की सीमा के अंदर थी। आखिरकार भारत ने दया खाकर 15 सितंबर को युद्ध विराम कर दिया, लेकिन चीन को सुई की नोक भर जमीन नहीं लेने दी। 4 दिन की इस भीषण लड़ाई में भारत ने अपने 70 सैनिक गंवा दिए थे, पर चीन के 400 फौजी इस दौरान ढेर हो चुके थे। 15 सितंबर को सैम मानेकशॉ, जेएस अरोड़ा और सौगत सिंह की मौजूदगी में दोनों देशों ने फौजियों के शव एक दूसरे को सौंपे। लेकिन एक मोर्चे की मात से चीन के हौसले कहां पस्त होने वाले थे। ऊपर से 5 साल पहले 1962 के युद्ध में अपनी जीत पर उसे ऐसा अहंकार था कि वो अकड़ में दोहरा हुआ जा रहा था। नाथुला की घटना के बाद भारत ने सिक्किम में अपनी तैनाती बढ़ा दी। नाथुला के उत्तर में चोला दर्रे पर भारत ने नए नए गठित 711 गुरखा रेजिमेंट को तैनात किया था। 1 अक्टूबर 1967 को भारत और चीन के सैनिक सामान्य गश्त पर थे। सुबह के करीब 9:15 बजे थे जब इलाके को लेकर सामान्य बहस शुरू हुई। भारत के फॉरवर्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू सबसे आगे खड़े थे। विवादित इलाके के एक पत्थर पर अपना दायां पांव रखकर वो बहस कर रहे थे। चीनी कमांडर ने उनका पांव लात मारकर हटा दिया। नायब सूबेदार लिंबू को गुस्सा आ गया। उन्होंने दोबारा अपना पांव उसी पत्थर पर रख दिया। अभी चाइना जो चाहता था, एक पत्थर था बीच में, चाइना चाहता था वो पत्थर का पानी चाइना के तरफ बहेगा तो वो चाइना का इलाका है, इंडिया के तरफ बहेगा तो वो इंडिया का इलाका है। लेकिन हमारा जो है प्लाटून कमांडर ने वो पत्थर के ऊपर चढ़ के बोला कि ये पत्थर हमारा है। इतने में उधर ऊपर गुथम-गुथ हो गया। परिस्थितियां बेहद तेजी से बदल रही थी। बहुत चालाकी से चीनी सैनिक बहस करते करते अपनी पोजीशन भी लेते जा रहे थे। ज्ञान बहादुर लिंबू ने ध्यान नहीं दिया कि वो घिर चुके हैं। तभी एक चीनी सैनिक ने मौके का फायदा उठाते हुए उन पर नेज़े से वार कर दिया। धार लिंबू की बाह से टकराई और वो घायल होकर वहीं गिर गए। – 1962 की धौंस दे रहे चीन को हम 1967 की कहानी सुना रहे हैं, जब उसे लग रहा था कि गुरखा सैनिक डरकर पीछे हट जाएंगे। शायद चीन ने गुरखाओं की वीरता के बारे में सुना नहीं था। जब हिटलर ने यह कहा था कि मुझे अगर गुरखा सैनिक मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को हरा सकता हूं, या फिर जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने यह कहा कि अगर कोई यह कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो गुरखा है या फिर झूठ बोल रहा है। गुरखा सैनिकों की ऐसी ही वीरता से चीन का परिचय होने वाला था। नायब सूबेदार लिंबू के साथी फौजियों का खून उबल पड़ा। उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और जिस चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू पर वार किया था उसके दोनों हाथ काट दिए। हमारा लड़का लोग ने जो है खुकुरी से काटने शुरू कर दिया। ठीक है ना, खुकुरी से काटते 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 चाइना के अंदर घुस गया हमारा 5 लड़का। एक लड़के ने काफी जोश में आके उसने कम से कम 7-8 चाइना को काट दिया। चीन को ऐसी प्रतिक्रिया का अंदेशा ही नहीं था। उसके सैनिक घबरा कर पीछे हट गए। फिर अचानक बंदूकें निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आमने सामने की लड़ाई में बंदूकों की वो गर्जन भयावह थी। हिंदुस्तानियों की नजर से बचते हुए चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी कुछ ही दूरी पर आक्रमण के लिए एकत्रित होने लगी। भारत के पोस्ट कमांडर लांस नायक कृष्ण बहादुर ने इस गतिविधि को भांप लिया। उन्हें भी गोली लगी हुई। वो हिलडुल नहीं पा रहे थे, लेकिन इसी अवस्था से उन्होंने अपने जवानों को निर्देश देना शुरू किया।
उसी के ऑर्डर के कारण से हमारा लड़का लोग जोश में आने के बाद चाइना को, क्योंकि फायर तो नहीं कर सकता था, हिप पोजीशन में राइफल था, उसके बगल के नीचे से राइफल जा रहा था, इसलिए वो लोग ने क्या है खुकुड़ी से काटने शुरू किया था उसी के ऑर्डर के ऊपर। राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू ठीक अपने पोस्ट कमांडर के पीछे खड़े, गोलियों के बीच अपनी खुखरी को नचाते हुए उन्होंने एक एक कर 5 चीनियों के सर उनके धड़ से अलग कर दिए। चीनी सैनिकों के बीच भगदड़ मच गई। तभी दूर बैठे एक दुश्मन ने सीधे देवी प्रसाद लिंबू के सिर पर निशाना साधा। एक लड़के ने काफी जोश में आके उसने कम से कम 7-8 चाइना को काट दिया। अभी उसको भी अवार्ड मिला है वीर चक्र का। तो इसके बाद में अभी आ जाते हैं हम चोला के ऊपर। स्थिति को काबू में करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर मेजर केबी जोशी ने मोर्टार फायर खोलने के आदेश दिए। तोपों से इतने सटीक गोले बरसे कि चीनियों को उस वक्त पीछे हटना ही पड़ा। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा था कि केवल 1 घंटे में शांति से युद्ध का माहौल बन चुका। हमारा एक्टिविटी देख रहा था, तब तक गोली चला है। गुथम गुथ का लड़ाई तो हो गया खत्म, तो हम लोग तो गोली का लड़ाई चल रहा था। जब तक डोमिनेट था तब तक गोली चला। जब डोमिनेट खत्म हो गया तब फिर हम लोग क्या किया, चाइना ने भी फायर स्टॉप, हमारा भी फायर स्टॉप। तो गोली का बात है। हम तकरीबन 2.5 साढ़े 3 घंटे तक जो है 14,000 राउंड MMG से फूंक दिया था। यहाँ चीनियों को मुंह की खानी पड़ी। सुबह के 10:15 बजते चीनियों को वहां से लौटना पड़ा। लेकिन केवल आधे घंटे के भीतर तमजे और राय गैप नाम की जगह पर चीनियों ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। एक गोला तो सीधा भारतीय बंकर पर आकर गिरा। कई सैनिक उस एक वार से शहीद हो गए। चोला पास में हमारा एक कंपनी का लोकेशन था और टॉप जहाँ पर हमने अभी हमारा लेफ्ट साइड में पड़ता है चोला से ऊपर, यहाँ से अगर आप चाइना के तरफ फेस करके देखेंगे तो उसका नाम था टॉप। तो वहाँ पर था दूसरा, मतलब कश्मीर का ट्रूप्स, ठीक है ना। उस टाइम में वो लोग जो है JNK मिलिशिया के नाम से जानता था। उसको अभी बोलता है लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। चीनियों को मालूम था कि पिछले दिन के पलटवार में मेजर जोशी की भूमिका बड़ी थी। उन्होंने सीधा उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। मेजर जोशी के साथी उस हमले में शहीद हो गए, पर भारतीय सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं। मेजर जोशी ने खुद मोर्चा संभालते हुए 2 चीनियों को ढेर कर दिया और उन्हें घेरने की मंशा से आगे बढ़ रही चीनी टुकड़ी को पीछे हटा। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, चीनियों ने ये आभास दिलाने की कोशिश जरूर की। चीनी सेना ने हरी रोशनी के जरिए युद्ध विराम का संदेश देना शुरू किया। लेकिन मेजर जोशी ने देखा कि एक ओर युद्ध विराम का संकेत है और दूसरी ओर चीनी सैनिक युद्ध के फॉर्मेशन में खड़े हैं। उन्होंने तत्काल चोटी पर से उन पे फायरिंग शुरू कर दी। चीनियों को तितर-बितर होना पड़ा। 4 चीनी सैनिक वहीं ढेर हो गए और एक बार फिर चीनियों को अपने क्षेत्र में वापस लौटना पड़ा। इसी अफरा तफरी में चीनियों ने धोखे से एक चोटी पर कब्जा जमा लिया था। इससे पहले कि युद्ध विराम हो औपचारिक तौर पर, जरूरी था कि उस चोटी से चीनियों को बेदखल कर दिया जाए। अमूमन अक्टूबर के महीने में इस तरह के पहाड़ी इलाकों में शाम जल्दी हो जाया करती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। लेकिन शाम के 5 बज रहे थे जब उस चोटी को वापस लेने की शुरुआत की गई। थोड़ी थोड़ी देर में चीनी मैग्नीशियम फ्लेयर फायर कर रहे थे। ये बंदूक से दागी जाने वाली ऐसी रोशनी होती है जिससे अंधेरे में चंद सेकंड्स के लिए उजाला हो जाता है ताकि जो कुछ चल रहा है वो नजर आ सके। भारतीय सैनिकों ने कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया। शाम 6:40 पर मेजर जोशी ने
2 प्लाटून को उत्तर पूर्व की दिशा से आगे बढ़ने का फरमान दिया और बाकी सैनिकों और तोपों को आगे से हमले के लिए तैयार रहने को कहा। एक जवान, एक गोली, एक गोली, एक दुश्मन और एक जवान 20 चीनी। में हम लोग जो हैं वो हाइट्स पे बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी ऑब्जर्वेशन चाइनीज़ इलाके में बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ की हमारे इलाके में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई नहीं देख सकते वो पीछे, सिर्फ वो सामने का इलाका देख सकते हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आर्टिलरी फायर जो है जब तक आप देख नहीं सकते तब तक आप वो कारगर नहीं होगा। पहली टुकड़ी ने अपना पोजीशन ले लिया था और धावा बोलने के लिए तैयार थे। तभी चीन ने एक और फ्लेयर फायर किया। रोशनी में भारतीय सैनिक साफ साफ दिख गए। भारतीय योद्धा सांसें थाम कर अपने अगले कदम को सोचने लगे। मेजर जोशी ने आगे बढ़ने का इशारा कर दिया, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं था। पर चोटी से एक भी गोली नहीं चली। दरअसल दिन भर की लड़ाई में चीन हौसला हार चुका था। उसने नुकसान से बचने के लिए चोटी छोड़ देने में ही भलाई समझी। क्या हमने उसका जवाब दिया और 2 दिन ये फायरिंग होती रही, पहली तारीख और दूसरी तारीख अक्टूबर को। लेकिन हमने चाइनीज़ को वहाँ से धकेल दिया पीछे और तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जाकर के उन्होंने अपनी पोजीशन ली और आज तक वहीं पे हैं वो। अगली सुबह 8:15 बजे तक .15540 बगैर एक भी गोली चलाए भारत के नियंत्रण में आ चुका था। यानी एक दिन से भी कम समय में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। उसे अपनी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे लौटना पड़ा था। ये चीन की सबसे करारी और शर्मनाक शिकस्त थी। इस एक दिन के युद्ध में चीन को अपने 50 फौजियों से हाथ धोना पड़ा था। भारत के 15 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार नाथुला और चोला की 2 लड़ाइयों में भारत ने अपने 85 सैनिक गंवाए थे और 163 घायल हुए थे, जबकि 450 चीनी सैनिक मारे गए थे और 340 घायल हुए थे। 1962 के युद्ध के बाद भारतीय सेना में कई बदलाव किए गए। सेना की तादाद बढ़ाई गई थी, हाथ मजबूत किए गए थे। 67 की 2 लड़ाइयों में भारतीय सेना के प्रदर्शन ने समूचे देश का हौसला बढ़ाया। हालांकि तत्कालीन सरकार चीन को और उकसाना नहीं चाहती थी, लिहाजा भले ही चीन बार बार 62 की जीत की धौंस दिखाता रहा, भारत ने 67 की जीत का कभी बढ़ चढ़कर बखान नहीं किया। और यही कारण है कि हमने चीन को कभी नहीं बोला कि देखिए हमने आपको 67 में ठोका है, इस समय मारा है, यहाँ पर आपको हराया है। ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। ये उन जगह पर होती है जहाँ उथला पानी होता है। भारतीय सेना की जो कि भारतीय संस्कृति का अंग है, महानता है, और इसी हमने ये डर के मारे नहीं कि चीन क्या बोलेगा या चीन को पता है हमने क्या किया है और हमें भी पता है। लेकिन यदि बार बार हमें चीन आज 1962 के युद्ध की याद दिलाता रहेगा तो हमें भी फिर मजबूर होकर इनको बोलना पड़ेगा कि इसको आप मत भूल जाइए। ये वही सैनिक है, ये वही क्षेत्र है, ये वही इलाका है जहां आपको 1967 में हमने आपको सबक सिखाया था। उस मुकाबले के बाद से चीन ने कभी नाथुला पर कोई जुर्रत नहीं की। नाथुला आज एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन चुका है और भारत चीन के बीच व्यापार का एक रास्ता भी है। उधर 1975 में एक रेफरेंडम में भारत के पक्ष में 97% वोट देकर सिक्किम का हिंदुस्तान में विलय हो गया। ये बात चीन के मन में ऐसी चुभी कि उसने इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि 2003 में चीन को यह मानना ही पड़ा। दस्तावेजों में दर्ज युद्ध में 1967 के युद्ध का जिक्र कभी नहीं होता। अंग्रेजी में इसे नाथुला एंड चोला इंसिडेंट्स कहा जाता है। लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि 1967 में जो योद्धा लड़े थे उन्हें महावीर चक्र और वीर चक्र से नवाजा गया था। आपको बता दें कि युद्ध काल में ही ये सम्मान दिए जाते हैं, शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र ऐसे सम्मान दिए जाते हैं। इसीलिए समझ नहीं आता कि क्यों कभी भी इस युद्ध को ऐतिहासिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया, इसकी कहानियां बच्चों को, पीढ़ियों को सुनाई नहीं गई।
1962 के बाद चीन का पाला बदले हुए भारत से पड़ रहा था। ये वो भारत था जो चीन की आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। भारत की नीति विस्तारवादी कभी नहीं रही, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करना उसने सीख लिया था। पहले 4 दिन की लड़ाई में चीन को धूल चटाई, फिर 1 दिन की लड़ाई में भारत ने चीन को हैसियत बताई, लेकिन कभी चोटिल चीन के जख्मों पर तिरंगा गाड़कर जश्न नहीं मनाया, क्योंकि ये भारत जैसे सह अस्तित्व में यकीन रखने वाले देश के संस्कारों में शामिल नहीं। भारत के पास जश्न मनाने के और भी कई अवसर आए जब भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे धकेल दिया। 1987 में चीन को ऐसी ही मात मिली। जिस तरीके से मोबिलाइज हुआ हिंदुस्तान, और उसी वक्त मैं कहूँगा कि ब्रास टैक एक्सरसाइज शुरू हुई, चीन को आभास हुआ कि शायद अब यहीं तक बात रहनी चाहिए और बढ़नी नहीं चाहिए। उन दिनों भीषण ठंड के मौसम में ऊंचाई के इलाकों के अपने पोस्ट्स को भारतीय सेना खाली कर दिया करती थी। ऐसा साल दर साल चल रहा था। लेकिन 1986 में तवांग के समदोरांगचू इलाके में जब बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची तो देखा चीन वहां तंबू गाड़ चुका है। भारतीय सेना के समझाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टे चीन हेकड़ी पर उतर आया। 1986 में 12 आसाम करके रेजिमेंट थी उधर, उन्होंने देखा कि ये तो जो चीनी हैं ये आकर के बैठ गए और तंबू लगा लिए, अपना इलाका पूरा धीरे धीरे करके करें। तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई आप वापस जाइएगा। बोले हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने तकरीबन 86 के आसपास की बात है, अबाउट 7.5 किलोमीटर फटाफट म्यूल ट्रैक बनाया, उस पोस्ट को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तंबू लगाने की हेलीकॉप्टर्स उन्होंने इस्तेमाल किए, लिफ्ट किए अपने सारा लॉजिस्टिक्स और अपना वो पोस्ट बना लिया। कई बार हम लोगों ने कोशिश भी की उनको बताने की कि ठीक नहीं, ये इलाका हमारा है। भारत ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रही। उस दौर में सीमा पर सड़कें न तो पर्याप्त थी न सही हालत में, खासकर तवांग इलाके के आगे तो कोई सड़क थी ही नहीं। सो तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी ने MI-26 हेलीकॉप्टर के जरिए एक पूरी ब्रिगेड को विवादित सीमा पर पहुंचा दिया। 18 से 20 अक्टूबर के बीच ये कार्रवाई हुई। इत्तेफाक है कि 1962 युद्ध के शुरू होने की भी यही तारीख थी, लिहाजा उस दौर में ये आशंका सबके मन में गहरा गई थी। आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने एक्सरसाइज करी एक चेकर बोर्ड, और हमने हेलीकॉप्टर के ज़रिए जल्दी से जाके सुमदरोंग एक जगह है, वैली है वो, हमने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया। चीन वाले भी आगे, उन्होंने एतराज़ भी किया, उनकी भी सामने डिप्लॉयमेंट हो गई, और वो एक किस्म की मुठभेड़ काफ़ी लंबे अरसे तक चली। आखिरकार चीन वाले पीछे हट गए। तो सुमदरोंगचू की जो मुठभेड़ थी वो ब्लडलेस थी, वहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं, सिर्फ आँख दिखाने वाली बात थी, और उसमें भी भारत का अपर हैंड रहा। लेकिन जनरल सुंदर जी सशक्त रणनीतिकार थे। उन्होंने ये निर्धारित किया कि भारतीय सेना की तैनाती जिन चोटियों पर हो वो चीनी सेना की तैनाती वाली चोटियों से ऊंची हो। उन्होंने केवल विवाद वाले इलाके पर फोकस नहीं किया, बल्कि लद्दाख और पूर्वोत्तर दोनों जगहों पर कमर कसी। ऊंचाई वाली चोटियों तक T-72 टैंक पहुंचाए। में क्या हुआ कि चाइनीज़ का जो एरिया है, इलाका जो है ना तिब्बत, वो बिल्कुल फ्लैट है। आपने अभी आप देख रहे होंगे टीवी में दिखाया कि उनके टैंक्स आ रहे हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनका तो फ्लैट एरिया वहाँ पे हो सकता है। हमारा जो है वो है पहाड़ी इलाका। लेकिन सुंदर जी का विचार ये था कि अगर यहाँ से हमला करना पड़ा तो हम टैंक ले जाएंगे, और एक बारी टिबेटन प्लेटो में चले गए तो फिर वहाँ हम चाइनीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने जो प्लेटो एरिया है उससे पीछे टैंक भेजे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे। तत्कालीन भारत सरकार ने सेना की कार्रवाई पर एतराज भी किया था।
बहस भी हुई थी, लेकिन सेना अपने फैसले पर कायम। और चूंकि जनरल सुंदर जी आश्वस्त थे, सेना को उसका काम करने देने का फैसला ही बेहतर माना गया। जनरल सुंदर जी को एहसास था कि सीमा का यह विवाद चंद दिनों का नहीं। उन्होंने लंबी तैयारी की। 1987 के शुरुआती महीनों में तो भारत और चीन के बीच भयंकर गतिरोध रहा। उन्होंने तैनाती के साथ साथ बॉर्डर के इलाकों में सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का सरकार पर दबाव भी बनाया, ताकि युद्ध की स्थिति में किसी इलाके में पहुंचने में परेशानी न हो। चीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी धमकियों से, 62 की धौंस से भारत घबरा क्यों नहीं रहा। और आखिरकार जब हिंदुस्तान ने कूटनीतिक पहल की तो चीन को झुकना ही पड़ा। मई 1987 में बिना एक भी गोली चलाए लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक चीन को काबू में कर लिया। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम 1962 का युद्ध हार गए थे, महत्वपूर्ण ये है कि 1962 की जंग से हमने क्या सबक सीखा। महत्वपूर्ण ये है कि उसके ठीक 5 साल बाद हमारे सैनिकों ने चीन को इस तरह की शिकस्त दी थी। महत्वपूर्ण यह है कि 1986-87 में हमने चीन को अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर किया, डोकलाम में उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। आज लद्दाख में भी हम वैसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक देश को अपनी सेना पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना दुनिया में किसी सेना से कम नहीं।